नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें कौन सी हैं उनसे रूबरू आपको कराएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम शुरू। मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगा प्रदर्शन। आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना कनाडा से। फ्लोरिडा में आज दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात। वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी की धमाकेदार शुरुआत। पहले मैच में स्कॉटलैंड को 5-1 से दी करारी शिकस्त। आज हंगरी, स्विट्जरलैंड और स्पेन, क्रोएशिया के बीच होगा मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों के अलावा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इससे संबंधित वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है।
ये वीडियो साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। हैदराबाद के टुडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी समारोह में निरीक्षण अधिकारी थे। समारोह के दौरान ग्रेजुएट प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान किया गया। इसके साथ ही फ्लाइट कैडेट्स, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के उन अधिकारियों को भी विंग्स प्रदान किए गए जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया। पिलाट्स PC-7, MK2, SU-30, MKI सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार एरोबेटिक शो से कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का समापन हुआ। समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। Modern warfare is a dynamic and ever-evolving landscape. It is no longer a solely physical domain. It is increasingly influenced by complex data networks and advanced cyber technologies. As leaders, you all need to adapt, innovate, and leverage technology effectively for proving decisive in winning wars. और आइए बात करते हैं गर्मी के सितम की। जी हाँ, उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। देश में उत्तर प्रदेश के के प्रयागराज में सबसे गर्म शहर रहा, जहां पे अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करें। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां वसंत विहार इलाके में C ब्लॉक में आज सुबह दुकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि वसंत विहार मार्केट की एक शॉप में सुबह 5 बजे आग लगने की सूचना मिली। इत्तला मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां भेजी गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अब कूलिंग का काम जारी है। दमकल कर्मियों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से बचने के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ACP ट्रैफिक ने बताया कि अभी चल रही गर्मी को देखते हुए कूलिंग जैकेट्स को सैंपल के तौर पर दिया गया है। हालांकि जवानों द्वारा जैकेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी साझा की गई हैं। पुलिस एक जवान ने बताया कि जैकेट का वजन ज़्यादा होने से परेशानी हो रही है। इसके साथ ही गर्मी से जैकेट की आइसिंग जल्दी पिघल जा रही है। कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेडोज हैं, 13 पॉइंट्स जेडोज हैं, उनको दी गई हैं। और इसका मोटिव ये है कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो AC जैकेट्स हैं ये, जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो हमारे 13 पॉइंट्स पर जेडोज को दी गई हैं। तो लगातार गर्मी से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एक और, जहां देश के उत्तरी भाग में गर्मी और लू की चपेट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर झमाझम बारिश के साथ मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। हरियाणा में रेवाड़ी के कई जगहों पर हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के पास भी बारिश दर्ज की गई। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश होने के साथ ही अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 से 18 जून तक इन क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की भी खबरें हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का गृह वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। आज भी गोविंदपुरी के अंदर डेली पानी पीने के टैंकर आते हैं और आज तो ये स्थिति है कि जो टैंकर आते भी थे उन लोगों को, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। ईद उल जुहा और मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए यूपी पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से ही पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। मेरठ जोन के एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने अपने जोन के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। ध्रुवकांत ठाकुर ने बताया कि इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से बात हो चुकी है और पीस कमेटी के साथ बैठक भी की गई है। साथ ही ड्रोन के जरिए शीत की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे ईद का पर्व सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। बकरीद के अवसर तमाम हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जैसे वो कुर्बानी अदा करते हैं। इसके संबंध जो निर्देश हैं वो 2-3 मुख्य हैं। एक तो ये जो नमाज अदा की जाएगी वो मस्जिद के अंदर ही अदा की जाएगी, किसी भी हालत में मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस संबंध में तमाम धर्मगुरुओं से हमारी बातचीत हो चुकी है, पीस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी है। इसके लिए हमारी सारी व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, वीडियोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कुर्बानी वहीं दी जाएगी जहां पर प्रशासन से अनुमति है। और तीसरी बात है, कुर्बानी के बाद जो कुर्बानी किए हुए पशु को लिए जाते हैं वो ढक कर ले जाएंगे, कहीं भी खुले में नहीं ले जाएंगे। कुर्बानी के बाद उसको तत्काल साफ सफाई करा ली जाए। और आइए अब रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और इसलिए हम अन्नदाता किसान को मानते हैं। कृषि और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है और इसलिए कार्यभार संभालते ही लगातार 4 दिन मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही सवेरे से लेकर देर रात तक रहा हूं और सारी चीजों का गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। अपनी टीम के साथ, अपने मंत्री साथियों के साथ निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि गंभीरता से हर विषय को समझें। और प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने का दायित्व हर एक विभाग को सौंपा था, हमने 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा की है और उसको जल्दी हम जारी करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने 2 कार्यकालों में भी कृषि और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में
वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी। 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है, 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए हमने कई बहनों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को, खेती को सहयोग कर सके। तो ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। कृषि सखियों में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो हर काम को बहुत गंभीरता के साथ करती हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण जिनने पूरा किया, सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से 5 बहनों को वहां दिए जाएंगे, लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के बाद वो विभिन्न कामों में किसानों को सहयोग करके लगभग 60 से लेकर 80,000 रुपया अतिरिक्त रूप से साल में कमा सकेंगी, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माईगव पर वेबकास्ट, विकासखंड कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों, यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मेरी किसानों से अपील है कि इस कार्यक्रम में वो किसी भी माध्यम से सीधे भाग लेकर अलग अलग स्थानों पर और उसके अतिरिक्त भी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इस कार्यक्रम से
और प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की कृपा करें। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने आपसे बताया, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है 3 किस्तों में। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। आज विशेष रूप से मुझे, चूंकि प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसानों का कार्यक्रम है, काशी में आयोजित हो रहा है, तो उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के विषय से या पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में अगर कोई जानकारी सकते हैं? सर, पीएम किसान सम्मान निधि की जो ये राशि है लगातार समय से जारी होती रही है और देखने में आ रहा है जब से लागू तब से किसानों की तरक्की के साथ उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है, क्योंकि जरूरत के वक्त ये राशि काम आती है। किसानों का बहुत उम्मीद है कि इसमें बेहतर कुछ नया होगा तीसरे कार्यकाल में, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस वार्ता कर जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री जब आगे आने वाले दिनों में काशी जाएंगे, किसानों के साथ संवाद करेंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 2 करोड़ से अधिक के जो किसान हैं वो संवाद से जुड़ेंगे। अलग अलग माध्यम रखे गए हैं संवाद के लिए, ना सिर्फ दूरदर्शन के अलग अलग चैनल, इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसानों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही जो एक मिशन मोड में हम देख पा रहे हैं सरकार की तरफ से लखपति दीदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, अभियान मोड में एक तरीके से चल रहा है, इसके लिए भी लगभग जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो अलग अलग गाँव में ब्लॉक स्तर पर भी लगातार दिया जाएगा। कृषि सखी के चलते अब तक 30,000 से ज़्यादा जो प्रशिक्षण हैं वो दिए जा चुके हैं। और वहीं लखपति दीदी की भी अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी का, उसमें 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो हासिल भी कर लिया गया है, यानी 2 करोड़ का भी लक्ष्य रहता है, जिसके लिए लगातार इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कृषि मंत्री ने सीधे तौर पर भी बताया कि किस तरीके से जो और योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए या जो दूसरी योजनाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं, कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए एक जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के साथ जो किसानों का संवाद है वो हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जिसके चलते और ज़्यादा मजबूती देने की बात कही जा रही है कृषि क्षेत्र को, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते आए हैं कि कैसे हम कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, इसके ज़रिए और कैसे जो खासतौर से जो एक किसान है वो अपने आप को ना सिर्फ किसान बल्कि एक व्यापारी के तौर पे, एक उद्यमी के तौर पे विकसित कर सके। इसके लिए लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और अब लगातार किसानों से जुड़कर और जो तमाम उनके अलग अलग मुद्दे हैं, जो योजनाएं से वो उनसे लाभान्वित हुए हैं, उन पर माना जा रहा है कि जो संवाद है ये किया जाएगा, जिसमें जो किसान हैं अपने अनुभव भी जाहिर तौर पर साझा करेंगे, बताएंगे किस तरीके का लाभ उन्हें सरकार की योजनाओं से मिल पाया है। और साथ ही यहाँ कृषि मंत्री ने जिक्र किया और भी जो योजनाएँ चल रही हैं उनका किस तरीके से फ़ायदा होता है किसानों को। और सबसे अहम जो है इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसका भी जिक्र किया, क्योंकि तीसरा जब कार्यकाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उसी का जो कार्य है वो किया जिसका उन्होंने यहाँ जिक्र किया। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अदालती सुनवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग को विभिन्न सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनीता केजरीवाल के साथ साथ 5 अन्य व्यक्तिगत प्रतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की, जहां मंडीदीप में एनसीपीसीआर ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने एक फैक्ट्री से बाल श्रमिक के रूप में नियोजित 21 बच्चों को रेस्क्यू किया। ये कार्रवाई बाल श्रम निरोधक माह के अंतर्गत की गई। बचाए गए इन बच्चों में रायसेन और छिंदवाड़ा के साथ ही अन्य राज्यों के आदिवासी बच्चे भी शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।